टॉपिक हमारा जो चल रहा था, हमने बताया था कि प्राचीन यूनान की कला चल रहा था। ठीक है। प्राचीन यूनान की कला टॉपिक में हमने 5 खंड जो बताए थे, इसमें से सबसे पहला हमारा खंड जो था वो एजियन समुद्र की सभ्यता, इस पर हम चर्चा किए थे बेटा। इसकी चर्चा पर मैंने आपको बताया था विधिवत कि यह वह काल है जब एजियन समुद्र एजियन समुद्र कई छोटे द्वीपों में व्यक्त था। ठीक है, कई छोटे द्वीपों में व्यक्त था इस तरीके के। इन सब जगहों पर कहीं ना कहीं पर शुरुआती कला का तथ्य हमको देखने को मिलता है। ठीक, इस समय वास्तु में मिट्टी व लकड़ी का ही प्रयोग हुआ है। इसके लिए प्रॉपर कोई वास्तु का हमें समुचित साधन नहीं मिला है, और अध्ययन की सुविधा के अनुसार इसको 4 भागों में हमने बांट लिया था। साइक्लेडिक, साइक्लेडिक कला के अंतर्गत हमने बताया था कि इस समय छोटे छोटे द्वीप अपने में कार्य कर रहे थे, और उस कार्य में यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें दिखा वो हार्प हार्प प्लेयर है, वीणा एक वादक वादक का दृश्य बताया गया। बाकी हमने बताया था कि इस समय कला के कोई विशेष साक्ष्य नहीं मिले हैं। फिर दूसरी बात हमने आपको क्रीट की कला को बताया था, और क्रीट की कला में आर्थर इवांस ने 3 भागों में बांटा है, इसके बारे में बता दिया था। ठीक, इसमें से प्रथम काल में हमें कोई दृश्य देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन द्वितीय में प्रसादों छोटे राजप्रसादों का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है बेटा। लेकिन चूंकि ये कच्ची मिट्टी के ही थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमको कुछ साक्ष्य मिले हैं जो गीले प्लास्टर पर देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही जब हम चरमोत्कर्ष काल में जाएंगे, ठीक, तो वहां पर हमको गीले तथा सूखे तीनों प्लास्टर पर यहाँ के दृश्य देखने को मिलते हैं। बस इतनी छोटी सी बातें हमको एजियन समुद्र के अंतर्गत दिखाई देती हैं। उसके बाद हमने सेकंड आपको कल बताया था जैमितिक युग या अंधकार युग। जैमितिक युग या अंधकार युग बेटा, इसके लिए क्योंकि हमने बताया था कि यहाँ के जो मूल निवासी थे, ठीक, हेलस प्राचीन नाम यूनान का हुआ था। हेलस के अंतर्गत जो मूल निवासी केंद्र थे, इन पर विदेशी बाहर के लोग, कौन सी जाति के, डोरिक लोगों ने आक्रमण कर दिया था। इसलिए मूल निवासी यूनान को छोड़कर बाहर जाने लगे, और डोरिक आक्रमण के कारण यह वर्चस्व फैलने लगा। और इस डोरिक आक्रमण के चलते केवल साहित्यिक
तथ्यों को इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। इसमें थियोडानी जो है थियोजानी का जिक्र हमने पुस्तक का किया था, इलियड और ओडिसी का जिक्र हमने किया था, ठीक है, ट्राय नगर और ये सब बातें हमने यहाँ पर क्लियर की थी किसी ज्यामितिक युग में। और हमने ये कहा था कि ज्यामितिक युग में केवल फिगरेटिव पात्र चित्रण की बात कही गई केवल, और बाकी ज्यामितिक युग में बेटा कला का कोई दृश्य नहीं था। और इसमें आपको बताया थी कि लाल धरातल पर काले दृश्य या ब्लैक फिगर तकनीकी, क्योंकि मिट्टी पकाई जाती थी, लाल सुता हुई जाती थी और ब्लैक चित्र बनते थे, इससे ब्लैक फिगरेशन तकनीकी का विकास ज्यामितिक काल में हमको देखने को मिलता है। और इसी के साथ इलियड और ओडिसी का जिक्र हमको देखने को मिलता है, साहित्यिक वाद विवाद यहाँ देखने को मिलता है, लेकिन और कला के तथ्य हमें इस काल में बहुत कम मिले हैं। इसलिए अंधकार के युग में कला के तथ्यों को हम नहीं पढ़ करके आए। ये तो आपको क्लियर हो गया बेटा। फिर हम प्रवेश किए कहां पर, जब संपूर्ण यूनान में डोरिक जाति ने अपना आधिपत्य कर लिया और डोरिक जाति के प्रभुसत्ता चलने लगी, ठीक है, तो यह काल कहलाया आर्केक आर्केक युग। क्या कहलाया? आर्केक युग। और इस आर्केक युग में हमने बताया था कि इस समय यूनान में डोरिक और ठीक आयोनिक आयोनिक जातियों का साहित्यिक वर्चस्व एक था। और इसी समय आपको पता है आर्केइक युग में ही इसी जाति के कबीलाई लोग, सत्ता पसंद लोग कहीं ना कहीं पर सामंती तौर पर सत्ता का स्थापना करने लगे। इसी समय डोरिक शैली में हमको ठीक हेरा का मंदिर देखने को मिलता है। और स्थापत्य में हेरा के मंदिर के साथ डोरिक स्तंभ, आयनिक स्तंभ और कोरिन्थियन स्तंभ का हम यहाँ पर जिक्र करके आए। इसी में हमने आपको बताया कि विश्व में सर्वप्रथम नारी, ठीक है, नारी और पुरुषों की प्रतिमाओं का बनना भी प्रारंभ होता है। आर्केइक युग से ही प्रथम पुरुष, जिसे हम पुरुष कह के आए, पुरुष जिसे क्या कह के आए, पुरुष कह के आए, नारी जिसे हम कोर कह के आए, कोर कह के आए, इनका जिक्र किए बेटा। हमने बताया कि आर्केइक युग में मूर्तियों में नारी पुरुष का तो अंतर आ गया था, लेकिन आकर्षण के लिए आयामिक प्रभाव, आयामिक प्रभाव मतलब 3 आयामिक, 2 आयामिक या त्रिभंग मुद्रा, अतिभंग मुद्रा, या ठीक है लचीलापन या कोमलता, इन सब चीजों का पूर्णतः अभाव हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन इस समय कलाकारों ने प्रतिमाओं को सीधा खड़ा करना, लंबे घुंघराले बाल बनाना, और इसी के साथ एक और विशेषता निकल करके आई, जो प्रत्येक चेहरे पर हमको मुस्कान के रूप में, मुस्कान के रूप में देखने को मिलती थी। और इस युग की यह विशेषता कहलाई और इसका नाम आर्केइक मुस्कान कहा गया। क्या कहा गया? आर्केइक मुस्कान कहा गया। पुरुष प्रतिमाओं में क्लियोबिट विटान, ये ठीक है, काफ बेरर, इन सब का आपको नाम यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, इसकी प्रतिमाओं और संग्रहालयों को मैंने एक सीक्वेंस में 5-5 रूमों में बांट करके एक साथ रखा हुआ है। कल हम यहां तक पूरा जिक्र करके आए थे। आज इसका जो अगला हमारा तथ्य है बेटा, वो निकलेगा शास्त्रीय रूप में।
शास्त्रीय रूप। शास्त्रीय रूप है क्या? जनजातियों में आपसी युद्ध के बाद जब राज सत्ता स्थिर होने लगे तो कला पर एक विशेष कार्य दिखाई देने लगा, और कला में गठनशीलता को त्याग कर कलात्मकता, गुणवत्ता, ये सब चीजें जब दिखाई देने लगी तो यहीं से बेटा शास्त्रीय रूप का प्रमाण हमको देखने को मिलता है। शास्त्रीय रूप का अध्ययन हम यहाँ 3 रूपों में करते हैं। एक तो आरंभिक शास्त्रीय काल। आरंभिक शास्त्रीय काल में डोरियन जाति से पहले जो धार्मिक सत्ता थी, यदि कहीं पर कोई छोटा बड़ा मंदिर निर्मित भी हुआ था और टूट गया, या आर्केइक युग में कोई छोटे बड़े मंदिर बनाए भी गए लेकिन अधूरे छूट गए, उनको निर्माण करने की प्रक्रिया शास्त्रीय आरंभिक शास्त्रीय काल में चली, जिसमें जीव सेरा आदि मंदिरों का पुनः निर्माण कराया गया। ठीक, सत्ता स्थानीय शासकों में थी लेकिन कोई विशेष शासक नहीं रहा, इसलिए यहाँ पर भी शासक का कोई विशेष नाम नहीं रहेगा। ये मिलेगा कि साइमस नामक शासक कहीं ना कहीं पर जो शास्त्रीय आरंभिक काल में रहा था और अंतिम आगे आगे चल करके उच्च शास्त्रीय काल में प्रवेश कर जाता है, इसका जिक्र हम यहाँ पर करेंगे। लेकिन इसी समय में शास्त्रीय काल के समय में वास्तुकला का जिक्र हमने बता दिया, जिसमें हेरा, जीउस इत्यादि मंदिरों को डोरिक शैली के स्तंभों के रूप में बनाया गया। मूर्तिकला में कुछ तो ज्ञात मूर्तिकार, जिसमें इस समय का प्रमुख मूर्तिकार मायरान का नाम आप अभी पढ़ेंगे। ठीक, मायरान का। ठीक, चक्का फेंकने वाला, इसको बोलस की जिक्र हम यहां पर अभी करेंगे। कांस्य प्रतिमाओं में ख्याति प्राप्त था। इसी के समय कुछ स्वतंत्र शिल्प, जिसमें ठीक चास बियरर अभी आपको दिखाई देगा, यूसफ कास, इन सब का कहीं ना कहीं पर यहाँ पर नाम आएगा, जो स्वतंत्र प्रतिमाएं हैं। इसी के साथ में जो परंपरा हम कहीं पीछे चले आ रहे थे पात्र की, जो आर्केइक युग में प्रॉपर हम 14 प्रकार के एम्फोरा पॉटरी पढ़ करके आए, जिनका जिक्र अभी हम नहीं किए इसलिए क्योंकि वो चरणकाल रहता है, एम्फोरा पॉटरी का और कहीं पर जिक्र नहीं होगा। लेकिन फिर भी एम्फोरा पॉटरी में हम कल 14 प्रकार की पॉटरियों को देखा और पॉटरियों को समझा दी। ठीक, उसी पात्र की परंपरा को आगे आरंभिक काल तक लाया गया। आरंभिक काल के बाद इस पात्र परंपरा को नष्ट कर दिया गया। इसमें पेन पेंटर, क्लियोबिट पेंटर का नाम पात्र चित्रण में भी हम पढ़ेंगे विधिवत, तो ये कहीं ना कहीं पर हाँ आरंभिक काल में पढ़ेंगे। लेकिन साइरस नामक थियोटिक्स शासक के बाद थियोटिक्स और समायरस आदि शासकों के बाद हमने कल बताया था कि डेल्फी संघ की स्थापना हो जाती है, और इस डेल्फी संघ का प्रथम राज सत्तात्मक या स्वतंत्र शासक के रूप में पेराक्लीज का नाम आता है। और पेराक्लीज के काल से ही यह कला चरम काल पर पहुंचती है। इसका समय लगभग में 400 से और लगभग में 430 के इर्द गिर्द में हमको देखने को मिलता है। इस समय के मुख्य कार्यों में पेराक्लीज द्वारा एक्रोपोलिस का निर्माण, एक्रोपोलिस ACRO, एक्रो का अर्थ होता है मीनार या ऊंचा स्थान या नोकदार। पोलिस का अर्थ होता है भवन, तो ऊंचा स्थान या नोकदार स्थान पर निर्मित भवन। करीब 490 समुद्र तट से फीट ऊंचे स्थान पर इस एक्रोपोलिस का निर्माण कराया गया।
एक्रोपोलिस पर बेटा हम कल चर्चा कर चुके थे। एक्रोपोलिस पर हम कल चर्चा कर चुके थे विधिवत। ठीक है, एक्रोपोलिस के बारे में मैंने आपको समझा दिया था। क्या समझाया था? कि एक्रोपोलिस मतलब एक केंद्र, एक क्षेत्र। इसका मुख्य गेट प्रोपिलाइया, इरेक्शियोन, एथना पार्थिनोस, एथनेस, इनका इन भवनों के अंदर निर्माण होना, यह चीज हम अभी देखेंगे। यह वास्तुकला के दृश्य में एक्रोपोलिस का विकास, इसी के साथ में मूर्तिकारों में फिदियास और पॉलीक्लिटस का जिक्र, और कला में एक विशेष परिवर्तन हुआ। एक नियम आ गया जो कैनन के नाम से जाना जाता था। ये कैनन था क्या? कैनन मानव शरीर की रचना की माप योजना को दर्शाता। सिर इतना होना चाहिए, चेहरा इतना होना चाहिए, इस योजना को दर्शाता था, जिसका भाला लिए जाते हुए युवा खिलाड़ी इस कैनन के दृश्य के साथ में दिया गया था, जो पॉलीक्लिटस के द्वारा चित्रित है। इनफैक्ट अमेजन नारी आकृति और काय सारे के कार्य भी हमको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ फिदियास के द्वारा एथना प्रोपिलाइया, एथना पार्थिनोस की प्रतिमाएं, ये प्रतिमाएं हमको देखने को मिलेंगी, जो इस काल के स्वतंत्र तौर पर हमको प्रतिमाओं का प्रारूप देखने को मिलेगा। तो ये हमारा चरम काल रहेगा। फिर उसके बाद जब हम पतन काल में जाएंगे, तो डोरियन जाति के पतन के साथ ही यहां पर चीजों का जिक्र करेंगे। ठीक, लेकिन चूंकि आज हमें दो टॉपिक ही ध्यान से समझना है पीडीएफ से, तो जो पीडीएफ में दिया हुआ है, जो चीजें हमने समझाया है, उनको अच्छे से बता दिए हैं। हम पतन या प्रवर्तीय शास्त्री काल, प्रवर्तीय शास्त्री काल के ऊपर कल चर्चा करेंगे। प्रवर्ती शास्त्री काल के बाद समूह में प्रतिमाओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है और युग चल जाता है हेलेनिस्टिक। हेलेनिस्टिक मार्केटा रोमन, ठीक, डाइंगाल, डेथ एंड हरसेल्फ एंड हिज वाइफ, ये प्रतिमाएं हमको कहीं ना कहीं पर हेलेनिस्टिक काल में देखने को मिलेंगी। तो दो काल हमारे रह जाएंगे, क्रम बाय क्रम हम सारा समझ करके आए हैं, उन पर चर्चा करके आए हैं। तो इस तरीके से हम शास्त्रीय काल को पूरा कहीं ना कहीं पर प्राचीन यूनान की कला को जिक्र के साथ में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जिक्र के साथ में हम पढ़ेंगे। देखते हैं बेटा, आरंभिक शास्त्रीय काल, इस पर हम अभी चर्चा कर रहे थे, ध्यानपूर्वक देखेंगे जो चीजें हमने विधिवत आपको बताई थी। ठीक, शास्त्रीय काल अर्थात क्लासिकल पीरियड, क्लासिकल पीरियड 480 से 323 ईसा पूर्व का संपूर्ण पीरियड क्लासिकल युग या शास्त्रीय काल के रूप में जाना जाता है। शास्त्रीय युग को शैली के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया गया है। आरंभिक शास्त्रीय काल या संक्रमण काल, जो 480 से 450 रहा था। उच्च शास्त्रीय काल, जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे, 450 से लगभग वे 400 के मध्य का। और प्रवर्तीय शास्त्रीय काल, जिस पर हम अभी चर्चा करना छोड़ दिए हैं, ये आपका 400 से 320 रहेगा। और 320 से
इस ईसा पूर्व का जो समय रहेगा वो हेलेनिस्टिक काल के नाम से जाना जाएगा। बात करते हैं आरंभिक शास्त्रीय काल की। अर्ली ट्रांजिशनल पीरियड समय 480 से 450 ईसा पूर्व रहा है। 480 से 450 ईसा पूर्व तक का समय ही आर्केक व शास्त्रीय काल के बीच का संक्षिप्त मध्यवर्ती काल यूनानी कला के इतिहास में आता है। जो आरंभिक शास्त्रीय या संक्रमण काल के रूप में जाना जाता है। आगे कह रहा है कि यूनान में डोरियन व आयोनियन दो यूनानी जातियां थी जिनका जिक्र बेटा हम पहले से कराए थे, किंतु सांस्कृतिक स्रोत एक ही से थे। जिनका जो कार्य था, जिनकी मान्यता थी, वो दोनों की एक ही जैसी थी, इसलिए परंपराएं भी मिलती जुलती थी। कला की पृष्ठभूमि में वही प्राचीन पौराणिक कथाएं जो डोरिक में चल रही थी वही आयोनिक में चल रही थी। धार्मिक परंपराएं, होमर के ग्रंथों का मानना, थियोजानी, ठीक है, आयजानडेज, इन सब ग्रंथों पर जो चर्चाएं हमारी करी गई थी, इनके प्रतीक हमें रामायण जैसे मिलते थे, हमने कल आपको बताया था। तो उन्हीं कथाओं को, उन्हीं पौराणिक पुरुष सेंटार की प्रतिमाओं को, यही सारी चीजें हमको देखने को मिलती थी। तो कह रहा है कि प्राचीन पौराणिक कथाएं एवं धार्मिक परंपराएं व यथार्थ जीवन के अनुभव थे। इसमें पूर्ववर्ती पद्धति का पूर्ण लक्षण था। जो पूर्ववर्ती मतलब आयनियन या आर्केइक युग में जो चीजें चल रही थी, उस आर्केइक युग के पूर्ण लक्षण हमको शास्त्रीय काल में भी यहां पर देखने को मिले। इस समय पूर्व विकसित नग्न पुरुष व आवृत नारी आकृति के आदर्श पर ही प्रतिमाओं का निर्माण हुआ, तथापि समूह संयोजन एवं मुद्राओं के संबंध में अनेक नवीन प्रयोग किए गए। वास्तुकला की दृष्टि से चीजें हम आपको बता करके आए हैं, खूब कायदे से समझ करके भी आए हैं आप इसको। वास्तुकला की दृष्टि से इस समय जो कार्य हुए थे वो कोई नए कार्य स्थापित नहीं हुए, अभी हम नाम आपको समझाया था, बल्कि पुराने कार्य जैसे इस समय ओलंपिया वासियों ने हेरा, जो हम आर्केइक युग में पढ़ करके आए बेटा, हेरा का मंदिर डोरिक शैली में, ज्यूस के प्राचीन देवालय भूमि में ही डोरिक शैली में नए ज्यूस मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया। 470 से 456 ईसा पूर्व की अवधि में निर्मित यह देवालय आज खंडहर बन चुका है। इस मंदिर में द्वार मंडप या प्रवेश द्वार, बरामदे को क्या कहा जाता था? प्रोनियास। अब प्रोनियास को जान लीजिएगा, प्रोनियास जहां शब्द लिखा होगा वो प्रोनियास शब्द बरामदा कहलाता है। इंग्लिश में जो यूनानी भाषा का प्रोनियास शब्द है मतलब बरामदा। एथना प्रोनियास मतलब एथना मंदिर के बरामदे में। गर्भगृह या छोटा कक्ष, इसे क्या कहा जाता था? ठीक है, सेल्ला, जिसमें देवता की मूर्तियां लगाते थे, या अंतिम पिछला कक्ष अपोजिट थोडोम्स कहा जाता था, जो बहुमूल्यता सामग्री रखने के काम में आता था। जो पिछला कक्ष था किसी भी मंदिर का, उसे अपोजिट थोडोम्स कहा जाता था, जो मूलतया सामग्री रखने के काम में आता था। या कई बार मंडप के संतुलन हेतु बनाया जाता था। 3 भाग थे, वैसे ही जैसे हमारे यहाँ नट मंडप, भोग मंडप और गर्भगृह होता था, उसी तरीके से कह रहे हैं कि यहाँ पर भी मंदिरों का निर्माण होता था। एक तो नंबर 1 कौन सा? बरामदा,
जिसे क्या कहा जाता था, प्रोनियास। नंबर 2 गर्भगृह सेला। नंबर 3 उसे पीछे का कमरा जिसे क्या कहा जाता था, पिछला कक्ष या एक अपोथिसोड, ठीक, अपोथोडिसन, ठीक है, या अपोथोडोम कहा जाता था। अपोथोडोम, अपोजिट थोडोम या अपोथोडोम के नाम से भी इसको जाना जाता था, पिछला कक्ष कहा जाता था। इस प्रकार से मान लीजिए बरामदा है, इसके नीचे यह गर्भगृह है और इसके पीछे का कमरा। इस 3 रूपी जो है निर्माण में मंदिर हमें दिखाई देते थे यहाँ पर। इससे पूर्वी पेडिमेंट, पेडिमेंट तो हम आपको जानते हैं, पेडिमेंट यहाँ पर द्वार को कहा जाता था जब मंदिर का प्रवेश द्वार होता था। जैसे हमारे यहाँ भी मंदिर का प्रवेश द्वार होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक, तो प्रवेश द्वार ही कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक। गोपुरम मंदिरी भाषा में, मंदिर की भाषा में इसको गोपुरम कहा जाता है। नॉर्मल भाषा में हम इसको क्या कहते हैं, प्रवेश द्वार। गोपुरम मंदिरी भाषा में, मतलब मंदिर की भाषा में प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है, नॉर्मल हम प्रवेश द्वार कहते हैं। ऐसे ही जैसे आपको पता होगा स्तूप में भी हम, ठीक, स्तूप में भी हम वेदिका, ठीक, और इनके भी नाम डिवाइड हैं, जैसे वेदिका, हर्मिका, छत्रावली, प्रदक्षिणा पथ, ठीक। तो इस तरीके के, तो यहाँ पर भी मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, गोपुरम कहा जाता है। तो यहाँ पर जो प्रवेश द्वार होते थे मंदिर के, उनको क्या कहा जाता था, पेडिमेंट। और ये पेडिमेंट्स आपको पता होगा, बैक के क्लास में हम पढ़ करके आए हैं, इस आकार के होते थे। यहां पिलर से इसका द्वार बनाया जाता था। इसमें जो ये दृश्य वाला पार्ट है, इसको पेडिमेंट्स कहा जाता था, ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहा जाता था, पेडिमेंट्स कहा जाता था, ठीक, क्या कहा जाता था, पेडिमेंट्स कहा जाता था। ये ध्यान रख लीजिएगा अच्छे से। स्थापत्य का बैक का पार्ट आप समझे हुए हैं, इसलिए इसको हम डायग्राम के साथ में नहीं बना करके दिखा रहे हैं, लेकिन चूंकि आपके पास डायग्राम पहले से है, अभी हम जब बैक क्लास करेंगे तो आप देख लीजिएगा। मेधी, अंडभाग, हर्मिका, छत्रावली, यष्टि, यष्टि छत्रावली, वेदिका, ठीक, ये चारों तरफ ये प्रदक्षिणा पथ होते थे, ठीक, ये प्रदक्षिणा पथ होते थे, ये इसके द्वार होते थे, ठीक। वैसे ही मंदिर का भी है। मंदिर की अगर बात करते हैं तो सोपान सीढ़ियों से प्रारंभ होता है। ये सीढ़ियां इस तरीके की बनी मंदिर की, और ये कहीं ना कहीं पर प्रांगण है पूरा। इस प्रांगण में आकर के देखिए सीढ़ियां आपको नजर आ रही हैं। नट मंडप, भोग मंडप, जगती, 4 मंडप वाले होते थे, अन्न मंडप, मुख्य मंडप, भोग मंडप, ठीक, और गर्भगृह, इस पे पताका होती थी। इसका प्रारूप अभी हम नेट पर देख लेंगे, बनाने पे शायद इतनी समझ ना आए तो हम देख लेंगे। तो यही बात बेटा हम समझा रहे हैं कि मंदिरों की प्रक्रिया भी सेम होती थी। पेडिमेंट मतलब प्रवेश द्वार का ऊपर वाला पार्ट, इसको कहा जाता था, तो जो हम बैक करके पढ़ के आए। तो कह रहा है कि पूर्वी पेडिमेंट पर रथ चालकों की दौड़, ठीक है, ठीक, रथ चालकों की दौड़ का अंकन है। यह दौड़ पीसा के राजा ओइनो माओस, ओइनो माओस व पेलोप्स के मध्य हुई थी। ओइनो मायोस और पेलोप्स के मध्य हुई थी। युवा पेलोप्स ओइनो माओस की पुत्री के साथ विवाह करना चाहता था और इस कारण उसे रेस में जीतना था, इस कारण उसे रेस में जीतना था। इसके पश्चिमी पेडिमेंट पर, पश्चिमी पेडिमेंट मतलब बेटा प्रवेश द्वार का मुख्य पार्ट, पश्चिमी पेडिमेंट पर लेपित हुआ सेंटार अर्ध मानव व अर्ध दृश्य अश्व, कल हम बात इस पर कराए थे।
लेपित और सेंटार की प्रतिमाओं का निर्माण होना आर्किक युग के हम दृश्य में देख करके आए हैं। उसी दृश्य को पुनः बढ़ावा दिया गया, लेकिन कोई अलग से कार्य नहीं किया गया है। तो कह रहा है इसके पश्चिमी पेडिमेंट पर लेपित व सेंटार के दृश्य अंकित मिले हुए हैं, युद्ध के दृश्य अंकित मिले हुए हैं। और यह पेडिमेंट जो यह पार्ट हमारा आज टूट गया है, वर्तमान में कहां पर है? ओलंपिया संग्रहालय में सुरक्षित है। ओलंपिया संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक है, ओलंपिया संग्रहालय में सुरक्षित है। क्लियर है ना? ओलंपिया संग्रहालय में सुरक्षित है। ओलंपिया संग्रहालय में सुरक्षित है। देखते हैं जरा सा एक चीज और हम देख ले रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा, कोई बात नहीं। चित्र अगर आ रहा है सामने तो शायद आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा समझ में आ जाए। देख लीजिए क्या, जो चीजें हम बनाकर दिखा रहे थे आपको, शायद इतनी अच्छे से क्लियर ना होने पाए। अब सबको दिख रहा होगा खूब विधिवत। देख लीजिए, अभी जो हम आपको बता रहे थे सबको अब विधिवत दिख रहा है, किसी को कोई समस्या नहीं हो रही होगी बेटा। उतनी देर से हम पेडिमेंट्स चूंकि पढ़कर समझा रहे थे, टेस्ट हम पढ़ के समझा रहे थे, ये चीजें शायद पढ़ करके समझाना थोड़ा सा मुश्किल की बात हो जाती है बेटा। लेकिन यदि हमारे साथ यदि दृश्य होता है तो वो दृश्य हमें कहीं ना कहीं पर बहुत कारगर सिद्ध होता है। ये सीढ़ियां हैं, देखो ये दिख रही मंदिर की सीढ़ियां, इन सीढ़ियों को क्या कहा जाता है? सोपान। सोपान कहा जाता है। अर्ध मंडप मतलब पहला मंडप जहां पर हम सोपान प्रवेश करके जाते हैं, पहला मंडप। दूसरा हमारा मंडप या हॉल जहां पर लोग जाकर के बैठने का काम करते हैं, ठीक, दूर से। फिर महामंडप। महामंडप वह हाल जहां पर एकदम से भीड़ इकट्ठा होती है, पूजा अर्चना घंटा वगैरह टंगे रहते हैं, ठीक। उसके बाद अंतराल। अंतराल, ये ग्रेट हॉल को नट मंडप भी कहा जाता है। अंतराल स्पेस जहां पर पूजा के लिए पुजारी खड़ा होता है, इस क्षेत्र में पुजारी खड़ा होता है जहां से आपसे प्रसाद लेकर के, और गर्भगृह जहां पर यह प्रतिमा किसी देवता की रखी होती है, वहां पर चढ़ाने का कार्य करता है। कह रहा प्रदक्षिणा पथ, आपको पता होगा कि मंदिर के अंदर ही चारों तरफ इस तरीके से प्रदक्षिणा पथ होता है, देख लीजिएगा। जगती मतलब संपूर्ण मंदिर के जो नीचे की परत है यह सब जगती है। अधिष्ठापन जो बेस इसका है, यह नीचे वाला यह पार्ट पूरा जो है यह बेस है, ठीक। ट्रांसेप्ट आपको पता है, जो जुड़ाव ये वाले हैं, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं विवरण, ठीक। उर्श्रंग, उर्श्रंग आपसे पूछे तो ये देखिए, ये छोटे छोटे मंदिरों के ऊपर एक किनारे किनारे में कलश टाइप में बराबर रख रख करके सजावटी बनाए जाते थे, इनको हम क्या कहते हैं? उर्श्रंग। कलश तो आपको दिख ही रहा होगा, कलश पर टिक ही है। आमलक भी बेटा आपको दिख रहा होगा, आमलक भी है। शिखर, मंदिर ही शिखर है, शिखर ही मंदिर है, ये संपूर्ण पार्ट हमारा शिखर के नाम से ही जाना जाता है, टावर के नाम से ही जाना जाता है। क्लियर है ना? तो जैसे यहां पर दृश्य है, भारत में चतुर्भुज योजना, पंचभुज योजना और त्रिभुज योजना, एक ऐसा मंदिर है चतुर्भुज योजना पर, 1 2 3 4 और 5, ये कौन सी है?
तो 1 2 3 4 5, ठीक। तो कहीं पर चतुर्भुज योजना, कहीं पर पंचभुज योजना में, कहीं पर त्रिभुज योजना पर मंदिरों को बनाया गया। यही बात अभी ओलंपिया और ज्यूस मंदिर पर कह रहा था कि त्रिभुज योजना पर बनाया गया मंदिर है, जिसमें पेडिमेंट्स हमने आपको बताया था, जो बरामदा होता है, हमने कहा था, अंग्रेजी समझ लीजिएगा, यूनानी भाषा समझ लीजिएगा। फिर गर्भगृह, फिर कछला कक्ष, अपोजिट थम्स या अपोजिट डोमेस लिखा था, उसकी बात कर रहा था। तो ये बातें बताई गई हैं, ठीक। ये बातें हमको यहाँ पर बताई गई हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब तो आपको समझ हो गया होगा, ठीक। अपोजिट थोड़ोम, पिछला किनारा, प्रोनियास, ब्रामदा, सेल्ला, गर्भगृह, पेडिमेंट्स, प्रवेश द्वार, याद कर लीजिए सब। जैसे वहां से पढ़ करके आए वही बातें यहां पर आपको लिखी हुई मिलती हैं। बस यूनानी भाषा में इनका नाम अलग है, लेकिन मंदिर की संरचना बेटा सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। कल इसका थोड़ा सा विवरण हम आपको पीडीएफ में ना देकर के बल्कि फोटो के तौर पर देंगे। पेडिमेंट शायद इतना सर्च करने पर अभी आया कि नहीं आया, एक पहले से अगर सर्च करके पढ़ा होता तो हम अभी आपको जरूर लैपटॉप में दिखाते, लेकिन चूंकि ये यूनानी शब्द है तो थोड़ा ढूंढना पड़ जाता है, तो इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे, लेकिन हम कल पेडिमेंट्स भी आपको दिखाएंगे। हो सकता है कि पेडिमेंट्स मिल भी जाए, कोई जरूरी नहीं है। चलिए कोशिश कर रहे हैं, इसको भी हम क्लियर ही कर दे रहे हैं कि कहें सर जी पेडिमेंट्स क्या होता है, तो थोड़ा सा दिक्कत कर जाए आपको, तो इसको भी हम क्लियर ही कर ले रहे हैं बेटा। पेडिमेंट, पेडिमेंट प्लान देख लीजिएगा। पेडिमेंट प्लान ऑफ टेम्पल लिख करके देख ले रहे हैं, शायद अगर मिल जा रहा है। ये दृश्य दिखा बेटा, देख लीजिएगा। पेडिमेंट ऑफ ग्रीस देखिएगा। हम कल से आपको बता रहे हैं, तो शायद आपको उस समय ना समझ में आ रहा हो। ये देखिएगा, ये कहीं टूटे हुए किसी जगह के हैं पेडिमेंट्स, तो ये आपको दिख रहा है। जैसा कि बेटा हम अभी आपको समझा रहे थे, तो इस तरीके के जो आकार वाले मंदिर के सम्मुख के दृश्य होते थे या प्रवेश द्वार होते थे, उनको पेडिमेंट कहा जाता था। अब पेडिमेंट तो क्लियर सबको समझ आ गया कि पेडिमेंट क्या है। इस पेडिमेंट में एक लेपित और सेंटर
लेपित और सेंटार का दृश्य विधिवत आपको समझ आ रहा होगा। तो इसी दृश्य को मुख्यतः ज्यूस और हीरा के मंदिरों के सम्मुख द्वार पर बनाया गया है, जिसकी चर्चा बेटा हम अभी शास्त्रीय युग में निरंतर करते चले आ रहे थे, जो शायद आपको बार बार कहने से समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आज दिखाने से समझ आ रहा कि भाई ये पेडिमेंट्स होता है, पेडिमेंट्स मतलब द्वार होता है, ठीक है। तो हमने सब चीजों को सही से समझ लिया। भाई इस समय यहाँ पर मंदिरों के पार्ट को किन किन नामों से जाना जाता था। अभी एक चीज और रह गई है, थोड़ा सा पढ़ा ही ले रहे हैं, विजन करके ही पढ़ ले रहे हैं, तो थोड़ा सा चीजें और अच्छी क्लियर हो जाएंगी। शायद उतना अच्छा हम समझाते तो समझ ना आए, लेकिन विजन करके अगर हम देख ले रहे हैं बेटा, तो शायद आपको और अच्छी हमारी बात समझ आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा था। हाँ, अभी लेपित और सेंटार की बात कर रहे थे, उनको भी देख ले क्या होता है लेपित और सेंटार, ठीक है। लेपित और सेंटार की प्रतिमा। थिएटर खोल रहा है, प्राचीन दृश्य खोल रहा है बेटा, इतनी जल्दी वो चीजें मिल नहीं पाती हैं, नहीं तो मैं जरूर दिखाता लेपित और सेंटार की। कल मैं ढूंढ करके रखूंगा, तो आपको जरूर हम दिखाएंगे। देखिए शोकमय पेटा, ये डेविड की प्रतिमा है, देखिएगा माइकल एंजेलो के द्वारा बनाई गई डेविड की प्रतिमा, यही डेविड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। माइकल एंजेलो के द्वारा वेरोचियो, ये वेरोचियो का डेविड है, देखिएगा माइकल एंजेलो के द्वारा जो बनाई गई, देख लीजिएगा ये, ठीक है। तो ये प्रतिमाएं आपको अभी आगे देखने को भी मिलेंगी, जिनको हम पीडीएफ में भी शामिल करके अब रखेंगे आगे से, ताकि इतना हमें खोजना ना पड़े। कोशिश करेंगे कल से जो है चीजों को हम जो है खोज करके ही पहले से ही हम पीडीएफ के अंदर जहां पर ऐसी बातें आती है उसको हम समाहित करके रखें, पीडीएफ के अंदर ही समाहित करेंगे तो थोड़ा सा और पढ़ने में मजा आएगा और थोड़ा सा स्लाइड सही लगेगी। तो आज एक एक चीज हमने समझ लिया कि भाई ये क्या है, लेपित सेंटार क्या होता है, ठीक है, पेडिमेंट क्या होता है, ठीक, अपोजिस्थोटोम क्या होता है, ठीक, प्रोनियास क्या होता है, सेल्ला क्या होता है, ये सारी बातें हमने देखी। तो ये सब चीजें हमको कहां पर मिली हैं, ये आरंभिक शास्त्रीय काल या संक्रमण शास्त्रीय काल में देखने को मिली, जहां पर किसी नई स्थापत्य का नहीं बल्कि बैक की चीजों का ही सुधार देखने को मिला था। क्लियर है ना, बैक की चीजों का ही सुधार देखने को मिलेगा। अब स्वतंत्र प्रतिमाओं की अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, तो स्वतंत्र प्रतिमाओं में इस समय, ये तो हम स्थापत्य की जिक्र कराए, मूर्तिकला की बात करेंगे। मूर्तिकला में मूर्तिकार मायरान, जिनका वर्क हमारा 480 से 440 ईसा पूर्व का बहुत मुख्य रहा है, इस समय का प्रसिद्ध मूर्तिकार था। अगर आपसे कहता है कि यूनानी कला में सबसे प्राचीनतम मूर्तिकारों में कौन गिना जाएगा, तो हम मायरान से शुरुआत करेंगे, जिसका प्रमुख माध्यम क्या था, कांसा था। नेट में पूछा गया है, मायरान का भी प्रमुख माध्यम कांसे ही है, और बेटा पॉलीक्लिटस का भी प्रमुख माध्यम कांसे ही है। डिस्कोबोलस या डिस्कस थ्रोवर की प्रतिमा, चक्का फेंकने वाला डिस्कस थ्रोवर, कहां पर वर्तमान में है, नेपल्स म्यूजियम रोम में है। यह प्रतिमा काहे में बनाई गई है, तो मुख्यतः यह प्रतिमा कांस्य के दृश्य को दर्शाती है। ध्यान से देखिएगा, फिर आगे करके इस प्रतिमा को संगमरमर में भी देखने को, इसकी अनुकृति देखने को मिली है। दूसरी प्रतिमा मायरान की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो मर्सियाज की प्रतिमा देखने को मिलती है। मर्सियाज की प्रतिमा अभी हम आपको पहले से समझा करके इसको लाए थे। इस समय ज्ञात मूर्तिकारों के साथ तो मूर्ति के दृश्य मिले ही हैं,
लेकिन स्वतंत्र प्रतिमाओं का भी निर्माण देखने को मिला है, जो प्रतिमाओं पर किसी भी कलाकार के नाम उत्तीर्ण नहीं है। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र मूर्ति शिल्प में भी यूनानी कलाकार पारंगत होने लगे थे तथा आर्केइक युग की कोराई प्रतिमाओं, कोराई मतलब नारी प्रतिमाओं, कोराई प्रतिमाओं की कठोरता, कोराई मतलब नारी प्रतिमाओं की कठोरता, सम्मुख मुद्रा व जड़ता, आकारों के स्थान पर यथार्थता व जीवंतता दृष्टिगत होने लगी थी। ध्यान रखना, दृष्टिगत होने लगी थी। इसमें वह एथलीट की 3 फीट ऊंची क्रिटियोस बायस, स्वतंत्र प्रतिमाओं में क्रिटियोस बायस, ध्यान रखिएगा, क्रिटियोस बायस की प्रतिमा उल्लेखनीय है। इसी समय एक रथ चालक, एक कैरियोटर ऑफ डिफी, ठीक है, कैरियोटर ऑफ डिफी की प्रतिमा उल्लेखनीय है, जो यूनानी उपनिवेश गेला सिसिली के शासक द्वारा डेल्फी के अपोलो मंदिर में बनाई गई थी। डेल्फी के अपोलो मंदिर में बनाई गई थी। क्रिटियोस बायस की बात हम बताए थे, रथ चालक की बात हम बताए थे, मायरान की हम बात बताए थे। ठीक है, कान से रथ पर सवार 4 अश्वों को नियंत्रित करते हुए एक रथ चालक की प्रतिमा 478 ईसा पूर्व डेल्फी के अपोलो के समान आयोजित की गई है। इस समय के चित्रकारों की बात अगर हम करते हैं तो हमने बताया था कि पात्र चित्रण पर कार्य हुआ था। इसमें से पॉलिग्नेटास एक तो चित्रकार हमारा कौन सा है, पॉलिग्नेटास संक्रमण काल का प्रमुख चित्रकार था। चित्रकार का नाम क्या है, पॉलिग्नेटास, संक्रमण काल का प्रमुख चित्रकार था। ठीक है, इसने यूनानी कला के द्वारा अपनाई गई भित्ति चित्रण की तीनों तकनीकों में कार्य किया है। फ्रेस्को ब्यूनो में भी बेटा कार्य किया है, फ्रेस्को सेक्को में भी कार्य किया है, सूखे प्लास्टर पर अंडे के सरिस के माध्यम से चित्रकला करता था। तीसरी विधि फ्रेस्को एनाकास्टिक थी, जिसमें मोम के रंगों का प्रयोग किया जाता था, इसमें भी प्रयोग किया है। इसने एथेंस के स्टोआ के प्रवेश द्वार पर, प्रवेश द्वार मतलब अभी हमने क्या बताया था, पेडिमेंट, अभी प्रवेश द्वार के बारे में क्या बताया था, पेडिमेंट, पेडिमेंट पर दृश्य बनाए गए थे, उसके भी हमने दिखाया था कि कैसे दृश्य उत्कीर्ण या चित्रित किए जाते थे। तो कह रहा है ठीक एथेंस के स्टोआ के प्रवेश द्वार पर ट्राय का घेरा, एक चित्र कौन सा है, ट्राय का घेरा। दूसरा चित्र कौन सा है, ओडिसी की यात्रा। तीसरा चित्र कौन सा है, लूसीपीड का बलात्कार, ठीक है, लूसीपीडी का बलात्कार। आज विषयों का चित्रण किया है किसने, पॉलिग्नेटास ने। इस समय पात्र चित्रण की कला भी अपने में उत्कृष्टता को दर्शाती थी। पात्र चित्रण की कला भी बेटा उत्कृष्टता को दर्शाती थी। इस समय की पात्र चित्रण की कला में हमने अभी आपको पहले से जब समझा रहे थे तभी जिक्र किया था, इस समय पात्र चित्रण भी प्रचलित था, जिसमें लाल आकृति शैली अधिक प्रचलित हो गई थी। लाल आकृति शैली, काली धरातल शैली थी, अब लाल आकृति शैली प्रचलित हो गई थी। पात्र चित्रकारी में पेन पेंटर, ध्यान रखिएगा चित्रकार का नाम क्या है, पेन पेंटर सुप्रसिद्ध था, जो वीर योद्धाओं के आख्यानों पर आधारित विषयों का चित्रण करता था। इसका श्रेष्ठ शारीरिक संरचना के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है, जो श्रेष्ठ शारीरिक संरचना के प्रसिद्ध था। इसने बेल्सेड क्रेटर, एक पात्र है, पात्र का नाम क्या है, बेल्सेड क्रेटर। बेल्सेड क्रेटर पर पेन नामक देवता, देवता का नाम क्या है, पेन नामक देवता। बेल्सेड क्रेटर पर पेन नामक देवता का चित्र 480 ईस्वी में चित्रित किया था, सॉरी ईसा पूर्व में चित्रित किया था, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया, पेन पेंटर। इस चित्रकार का नाम क्या बन गया, पेन पेंटर। एक अन्य मूर्धन्य कलाकार नियोबिड पेंटर था। इसने एक पात्र पर अपोलो और नियोबी के पुत्रों की हत्या करने का चित्र चित्रित किया है। नियोबी पेंटर ने एक पात्र पर क्या चित्रित किया है, अपोलो को नियोबी के पुत्री की हत्या करते, ठीक है, पुत्रों लिखा है बेटा, पुत्री लिखना, पुत्रों की हत्या करते हुए दर्शाया गया। ये मुख्यतः पात्र चित्रण पर चित्रण कार्य करते थे, इसलिए इनके भी नाम आपको याद करने होंगे। तो ये हमारा आज कौन सा काल हो गया, शास्त्रीय युग हमने विधिवत देखा, शास्त्रीय युग पर हमने विधिवत चर्चा कर ली है, ठीक है, शास्त्रीय युग पर विधिवत चर्चा कर ली है। ठीक, ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि समस्याएं ये हो जाती हैं, फिर आपको अभी ये 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो समस्या कर रहे होंगे, बार बार पढ़ना पड़ रहा होगा, तो इसलिए समझा चुके हैं बेटा। कल हमें बस पीडीएफ से उसको रिवीजन ही कराना रहेगा, लेकिन आज का वर्क आपको इतना ही देंगे
क्योंकि इतना ही वर्क आपको तैयार करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी, और समझना धीरे धीरे समझ करके पढ़ना इसको पढ़ रहा। ठीक है, तो ये चीजें हमने आपको शास्त्रीय युग की बताई। कल हम उच्च शास्त्रीय काल और प्रवर्तीय शास्त्रीय काल पर चर्चा करेंगे। उच्च शास्त्रीय काल की हर बात को मैंने समझा दिया। इस काल के कौन मूर्तिकार रहे थे, इस काल के चित्रकार कौन रहे थे, इस काल में मुख्यतः वास्तुकला में नए प्रयोग में कौन सा एक्रोपोलिस का निर्माण हुआ था, ये सारी बातें हमने आपको समझा दी हैं। ठीक है, कल इसका रिवीजन हमारे को रह गया है कराना। उसके बाद हम दोनों टॉपिक्स खत्म कर देंगे, मतलब कल और परसों में हम, आप मान के चलिए कि प्राचीन यूनान की कला को समाप्त कर चुके होंगे। अगर देखा जाए तो प्राचीन यूरोप की कला का लगभग 50% पार्ट हम इर्द गिर्द में पहुंच चुके हैं। ठीक, 50% पार्ट के हम इर्द गिर्द में प्रवेश कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, आज यहाँ तक हमने आपको पूरा समझा दिया, बाकायदा विधिवत पीडीएफ से भी दिखा दिया है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले, नहीं तो नेक्स्ट क्लास फिर हम कल बताएंगे। सर कल आपने जो आर्केक युग पढ़ाया था, हाँ सर इसमें मुझे डिस्कशन करना था कि इसमें क्रोस और कोर में क्या डिफरेंस है या फिर क्या होता है। क्रोस बेटा पुरुष की प्रतिमा होती है और कोर नारी की प्रतिमाएं होती हैं। चलिए डिस्कस क्या करना है आपके सामने। ठीक, क्या कह रहे हैं ना, पढ़े लिखे को आरसी का और आंख कंगन को फारसी का, वो नहीं कहावत है, वही बात। बस एक सेकंड रुकिए, आपके सामने ही है, कोई नई बात नहीं है। फटाफट हम चित्र ही देख ले रहे हैं। एक साथ में भी रखी थी, देख लीजिएगा। ये देखिएगा बेटा, ये सभी एशियन काल की क्रोस और कोर लिखा हुआ है साफ साफ। ठीक, एंशियंट काल में क्रोस और कोरों की प्रतिमाएं दिखा हुआ है। ठीक है, दृश्य ये लिखा हुआ है एंशियंट ग्रीक क्रोस एंड कोर, लेकिन इसका चित्र बेटा हमारे पास उपलब्ध साफ नहीं आ पा रहा है। हाँ ये देखिएगा, वो अलग खोल दे रहा है टॉपिक को। देखिए मैं ऐसे ही बना करके बैक करके देख रहा हूं, अगर आ जा रहा है तो। ये प्रतिमाएं हैं, देख लीजिएगा। ये आपकी नारी प्रतिमा है सीधी खड़ी हुई, ये पुरुष प्रतिमा हमें सीधी खड़ी हुई दिख रहा है। ठीक है, तो जो क्रोस प्रतिमा है, इधर वाली क्रोस है, इधर वाली कोर प्रतिमा है, लिखा भी यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, फॉरएवर। ठीक, दी एंशियंट ग्रीक कुरोस, ठीक, एंड कोर। डेली आर्ट मैगजीन में छपा था कि कुरोस एंड कोर की प्रतिमाएं साफ तौर पर यहाँ पर स्पष्ट नहीं दिख पा रही हैं, क्योंकि ये ओपन होने पर जो है नहीं खुल पा रहा है, नहीं तो मैं अभी आपको विधिवत दिखाता। तो कुरोस और कोर कुछ नहीं है, प्राचीन पुरुष जो यूनान कला में जस्टिफाई किए गए थे उनको कुरोस कहा गया था, और यूनान की कला में प्राचीन महिला आकृतियों को जो जस्टिफाई किया गया था उनको कोर कहा गया था। और ये बताया गया था कि क्रोस और कोर में केवल अंतर ये था स्ट्रिक्ट खड़ा होना और बालों के माध्यम से ही जान पाते, लेकिन इनकी शारीरिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं था, क्योंकि अभी हमने आपको संपूर्ण प्रतिमा देखा भी। ठीक, मतलब आज हम पढ़ रहे हैं तो हम कहते हैं कि सेम की फली के अनुसार होता है, बस्ट ऐसा होना चाहिए, कमर पतली होनी चाहिए, छाती उभरी हुई होनी चाहिए, लेकिन ये इस तरीके के कोई पायदान इस मूर्तियों में नहीं थे।
बस ये है कि स्त्री और पुरुष की प्रतिमाओं में स्वतंत्र तौर पर नारी आकृतियों में अंतर करने की प्रेरणा हमको कहां से मिली थी? आर्केक युग से मिल गई थी बेटा। ठीक है, किस युग से मिल गई थी? आर्केक युग से मिल गई थी। ठीक है, अभी आपने विधिवत देख लिया। अब बताइए भाई, क्रोस और कोर अपने मोबाइल पर भी सर्च कर लेना, इंग्लिश में लिखा हुआ भी मैंने दिखा दिया। और कोई समस्या हो क्रोस और कोर में तो बताओ। हम्म नहीं सर, वो तो किसी को पूरा और रोज। समस्या है कहीं पर? हम्म और किसी को कुछ पूछना है? आप आराम से चित्र के माध्यम से भी समझाते चलेंगे, यही तो डिजिटल बोर्ड का फायदा भी उठाएंगे ना, हम बता तो रहे हैं। आगे से कोशिश करेंगे पीडीएफ के अंदर हम चित्र को भी समायोजित कर लिया करें, ताकि हमें बीच में ये जो है नेट से खोल करके न दिखाना पड़े। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आगे से हम इसको समाहित कर लिया करें, पीडीएफ में ही समाहित कर लिया करें, पीपीटी में ही। चलिए, और किसी को कोई समस्या हो तो बताए हमें। हम्म बेटा, किसी को नहीं पूछना कुछ? ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास अब कल होगी आपकी। जितना पढ़ रहे हैं उसको हम बार बार रिवीजन भी करा रहे हैं, और आप भी कोशिश करिएगा बेटा, क्योंकि ये टिपिकल थोड़ा सा टॉपिक्स रहते हैं। प्राचीन यूनान की कला तक आपको बहुत टिपिकल लगेगा, आप बुक भी पढ़ेंगे तब भी टिपिकल लगेगा। और यदि हम इतना समझाएं नहीं तो और आप समझ नहीं पाएंगे। बुक से तो आपको कतई दो शब्द भी समझ नहीं आएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा ये टिपिकल पार्ट हमारा है, बस लास्ट तक हमारा समाप्त हो गया है, बाकी हमारा कंप्लीट है। तो एक दो दिन का और रहेगा, फिर सब चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास कल होगी।